हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि बिहार टीआरई जो टीआरई का री एग्ज़ाम आपका होने वाला है, वो री एग्ज़ाम 19 तारीख से आपका स्टार्ट होगा और उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो आज हम आपको वो मेन टॉपिक जो हैं, आपको मेन टॉपिक आपको करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। और आपको ये पता है कि आधुनिक बिहार के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 6 से 5 क्वेश्चन आपके बिहार के आधुनिक इतिहास से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने इसके MCQ जो है PYQ हमने करवा दिया है। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हों तो फटाफट जा कर के आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और उन 2 वीडियो को आप ख़त्म करिए, क्योंकि हमने 2 वीडियो को कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन उसमें आपको करवाया है। और उसमें से जो आपका बच जाएगा, हम आपको 2 वीडियो में सब्जेक्टिव वाइज आपको हम करवा के, इससे ये हो जाएगा कि आपका जो आधुनिक बिहार के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि आपके जो सिलेबस है, उस सिलेबस में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, उसमें डायरेक्ट रूप से इंक्लूड है कि इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आधुनिक बिहार आज हम 2-3 वीडियो पे हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या 25 मिनट का आपका वीडियो होगा। चलिए तो दोस्तों, हम आते हैं अपने वीडियो पर और आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा। तो क्या है, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। इन्होंने व्यापारिक केंद्र अपना हुगली में बनाया था। कहाँ पे व्यापारिक केंद्र अपना बनाया था? हुगली में। और वो पटना आते जाते थे। बिहार सोरा व्यापार का सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोरा व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। और इसी सोरा व्यापार में औपनिवेशिक शक्तियाँ को बिहार में आकर्षित किया। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1932 में डच फैक्ट्री स्थापित की गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि डच फैक्ट्री कब स्थापित की गई? तो डच फैक्ट्री आपका 1932 में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में आपकी डच फैक्ट्री स्थापित की गई। और डेन व्यापारी जो थे, वो नेपाली कोठी, वर्तमान पटना सिटी जो आपकी है, वहाँ पे आपकी नेपाली कोठी है, वो व्यापारिक कोठी आपका बनाया। तो अब इसमें से 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि बिहार में सबसे पहले कौन आए? तो बिहार में सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए और उन्होंने अपना केंद्र क्या बनाया? उन्होंने अपनी केंद्र हुगली को बनाया, ठीक है। बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार सोरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत को 1932 में डच फैक्ट्री स्थापित की। तो डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? तो पटना में उत्तरी इमारत में 1932 में स्थापित की। अगला क्या है कि डेन व्यापारियों ने नेपाली कोठी को, व्यापारिक कोठी अपनी खोली कहाँ पे? वर्तमान पटना सिटी पे। इसको हम नेपाली कोठी जो हम पहले कहते थे, वहाँ पे डेन ने अपनी व्यापारिक कोठी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम पढ़ेंगे। ये आपके क्वेश्चन की तरह भी हम आपको बताएंगे और थ्योरी भी आपको उसी प्रकार से होता रहे। जैसे इसमें से आपके 4 क्वेश्चन आपके बने थे और हमने चारों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगला क्या है? अगला है कि सोरा के व्यापार से लाभ उठाने के लिए अंग्रेज़ों ने 1920 में पटना के आलमगंज में प्रथम फैक्ट्री खोली। तो अंग्रेज़ों ने कब खोली अपनी फैक्ट्री? पटना में कब खोली? तो 1920 में। पहला आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि अंग्रेज़ों ने पटना में पहली फैक्ट्री कब खोली? तो 1920 में। पटना में कहाँ पे खोली? तो पटना के आलमगंज में खोली अपनी प्रथम फैक्ट्री, ठीक है। और बिहार का सूबेदार उस समय कब नियुक्त था? उस समय बिहार का सूबेदार जो था वो मुबारक खान था। कौन था? मुबारक खान उस समय बिहार का क्या था? सूबेदार था, जो अंग्रेज़ों की रहने की व्यवस्था की थी। लेकिन क्या हुआ कि 1920 में ही ये फैक्ट्री क्या हो गई? बंद हो गई, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेज़ों ने बिहार में
अपनी प्रथम फैक्ट्री कब खोली, तो 1920 में पटना के आलमगंज में खोली और वो 1921 में बंद हो गई। ठीक है, अगला आपका पॉइंट हो जाएगा 1964 में जॉर्ज चार्नॉक ने, अब जॉर्ज चार्नॉक कौन है, तो ये हैं जिन्होंने कलकत्ता की स्थापना की। किसकी स्थापना की, कलकत्ता की स्थापना जिन्होंने की वही हैं आपके जॉर्ज चार्नॉक। इन्होंने 1964 में पटना फैक्ट्री को प्रधान बनाया। किसको प्रधान अपना बनाया, पटना फैक्ट्री को उन्होंने अपना प्रधान बनाया। अब हमारा टॉपिक हो जाएगा अंग्रेज और आधुनिक बिहार। अंग्रेज और आधुनिक बिहार हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो हम जो है इसलिए आपको हाईलाइट कर दिए हैं कि मेन पॉइंट जो है आपका सिर्फ हाईलाइट उसी को हमको पढ़ना है और फालतू चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसी को हम हाईलाइट किए हुए हैं और उसी को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अगला क्या है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां 1752 में अपने पोते को सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। इसको अली वर्दी खां 1752 में, कब 1752 में इसको अली वर्दी खां को, इसे अली वर्दी खां को बिहार का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। लेकिन अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाने पर 10 अप्रैल 1956 को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बनता है, वो बनता है 10 अप्रैल 1956 को। कब बनता है, 10 अप्रैल 1956 को बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, 23 जून 1756 को प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है, 23 जून 1956 को, कब 23 जून 1956 को क्या होता है, 23 जून 1956 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जो था उस समय बंगाल का उस समय कौन था, लॉर्ड क्लाइव जो था उसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब जो था उसने नियुक्त किया। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ, हार गए, तो हारने के बाद सिराजुद्दौला को हटा करके बंगाल का नवाब किसे बनाए गए, मीर जाफर को बनाए गए। किसने बनाया, लॉर्ड क्लाइव ने। और उसके पुत्र मीरन को क्या बनाया गया, तो उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया गया। नवाब किसे बनाया गया, मीर जाफर को, और मीर जाफर के पुत्र जो मीरन था उसे बिहार का उप नवाब बनाया गया। कब बनाया गया, प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1957 को हुआ। बिहार में वास्तविक सत्ता बिहार के नायब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी। किसके हाथों में थी, बिहार की वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी, नायब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में बिहार की वास्तविक सत्ता थी। अगला क्या है, अगला है 1760 में अली गौहर ने पटना पर डेरा डाला। किसने, 1760 में अली गौहर ने पटना पर डेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स ने अंग्रेजी सेना ने भगा दिया। कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने किसको भगा दिया, अली गौहर को। अली गौहर ने 1760 ईस्वी में पटना पर क्या डाला, मतलब पटना को जीतने के लिए आया, लेकिन कैप्टन नॉक्स ने उसको हरा दिया। अब ये अली गौहर कौन था, तो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर का पटना में 1760 में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया गया। लेकिन जब आपका शाह आलम द्वितीय मृत्यु हुई तो अली गौहर का 1760 में अंग्रेजी फैक्ट्री पर क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। और अली गौहर ने राज्याभिषेक के बाद अपना नाम जो है शाह आलम द्वितीय रखा। क्या रखा, शाह आलम द्वितीय। अभी शाह आलम द्वितीय को आप किस में देखेंगे, 1764 के बक्सर के युद्ध में आप शाह आलम को देखेंगे। ठीक है, तो अली गौहर जो था वो शाह आलम द्वितीय के नाम से 1760 में पटना की फैक्ट्री पर अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, और 1760 में मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इसे 1760 में मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो जब मीर कासिम जो था वो जब बंगाल का गवर्नर बन जाता है तो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में स्थापित कर लेता है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसा कौन सा नवाब है जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में स्थापित कर ली, तो आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। कौन था, मीर कासिम जो था वो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर में स्थापित कर लेता है। अब आपका युद्ध आता है 1764 बक्सर का युद्ध हुआ।
कब हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 में कब हुआ था ये? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो था बंगाल की तरफ से, बंगाल के नवाब मीर जाफ़र की तरफ से उसके 2 सहयोगी और लड़ते हैं। कौन कौन? अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे और आपके मुग़ल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय थे। अब आपके शाह आलम द्वितीय कौन है? अभी आपको ऊपर बताया गया है कि अली गौहर जो थे वही शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उस समय जो अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, उसने इन तीनों को पराजित कर दिया। किसको? बंगाल के नवाब मीर कासिम को, अवध के नवाब सिराजुद्दौला को और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना को 1764 में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने क्या किया? पराजित कर दिया। अब जब पराजित हो गया तो क्या हुआ कि बक्सर के युद्ध में पराजय के बाद 1765 में, कब भाई? 1764 में युद्ध समाप्त हुआ तो 1765 में शाह आलम द्वितीय से बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मतलब क्या हो? लगान वसूली जो होता है उसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास ले लेती है। ठीक है, कहाँ की? बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कौन ले लेती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1765 में आ जाती है। अब अगला हमारा क्या है? अगला है कि लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया। तो द्वैध शासन को किसने लागू किया? पहला क्वेश्चन आपका बनता है। तो लॉर्ड क्लाइव जो थे उन्होंने द्वैध शासन को लागू किया। कब? 1765 में बंगाल और बिहार में द्वैध शासन को लागू कर देते हैं। अगला क्या है? द्वैध शासन प्रणाली के समय बिहार का प्रशासनिक भार मिर्जा करीम खां के हाथ में था। किसके हाथ में था? मिर्जा करीम खां के हाथ में द्वैध शासन के समय बिहार का प्रशासनिक कार्य था। और उस समय उस उप सूबेदार नियुक्त किया गया था धीरज नारायण को। किसने? धीरज नारायण को द्वैध शासन के समय पर उप सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला क्या है? अगला है 1770 में बिहार के लिए पटना में एक लगान परिषद का गठन किया गया। कब? 1770 में बिहार के लिए पटना में एक लगान परिषद का गठन किया गया। कब? 1770 में। और उसके अध्यक्ष को कौन बनाए गए? तो उसके अध्यक्ष बनाए गए जेम्स अलेक्जेंडर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसके सदस्य 2 सदस्य इसके और बनाए गए। कौन कौन? रॉबर्ट पॉल्क और जॉर्ज बेनिस्टार्ड को। इसको रॉबर्ट पॉल्क और जॉर्ज बेनिस्टार्ड को इसका क्या बनाया गया? इसके सदस्य बनाए गए। अगला क्या है? जबकि सिताब राय के अधीन निजामत मतलब सामान्य प्रशासन का कार्य था। उस समय जो लगान का परिषद जो बना था उस समय जो सिताब राय थे उनके पास सामान्य प्रशासन का कार्य था। और जो मेन था लगान वसूली वाला वो किसके पास था? अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर उसके अध्यक्ष थे, रॉबर्ट पॉल्म और जॉर्ज बेनिस्टार्ड के। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि बिहार के पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? तो लगान परिषद का गठन किया गया 1770 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर थे। कौन थे? अलेक्जेंडर उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्या है कि पटना में के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट की नियुक्ति की गई। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। ठीक है, ग्रांट कौन थे? प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। अगला क्या है? 1717 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा? भीषण अकाल पड़ा। और सबसे ज़्यादा अकाल का प्रकोप जो था वो पटना में, भागलपुर और दरभंगा जिले में अकाल का सबसे ज़्यादा प्रकोप था। फिर दोबारा अकाल कब पड़ा? 13 साल बाद। कितने? 13 साल बाद 1783 में बिहार में फिर से अकाल पड़ा। और इस समय जॉन शोर थे। कौन थे? इस समय 1783 में जॉन फोर वहाँ के कौन थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जॉन फोर गवर्नर जनरल थे। उन्होंने जॉन फोर ने एक अन्नागार की स्थापना की।
जिसको और अन्नागार का निर्माण की सिफारिश की। तो अन्नागार हमारा कहाँ बना? पटना के गोलघर का निर्माण अन्नागार के रूप में करवाया गया। ठीक है, तो पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो 1783 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। अगला आपका अब आपका कौन सा अंग्रेज और आधुनिक बिहार आपका खत्म हो गया है। अब आपका एक नया टॉपिक है वहाबी आंदोलन। क्या है वहाबी आंदोलन के बारे में अब हम जानेंगे। वहाबी आंदोलन क्या है? तो भारत में वहाबी आंदोलन का प्रवर्तन कहाँ पे हुआ है? प्रवर्तक जो हैं वो रायबरेली के सैयद अहमद बरेलिया हैं। कौन है? सैयद अहमद बरेलिया वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक है, जो कहाँ के हैं? रायबरेली के। और ये 1821 में पटना में आए थे। कब आए थे? 1821 में पटना में ये आए थे। और पटना में सादिकपुर एवं कहाँ पे? पटना में सादिकपुर एवं ननमोहिया मोहल्ले के फतह अली और इलाही बख्त के परिवार में इनके विचार को स्वीकार किया। तो ये तो आपका नहीं पूछा जाएगा कि वहाबी आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो पटना से स्थापना 1821 से हुई। इसकी स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद बरेलिया ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्या है? मोहम्मद हुसैन को इस वहाबी आंदोलन में जो है मोहम्मद हुसैन को खलीफा नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? खलीफा नियुक्त किया गया। और वहाबी आंदोलन का पटना सदैव एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसमें पटना को इसका महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया। अगला क्या है? बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन 1863 ईस्वी में अम्बेला अभियान के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? अम्बेला अभियान के द्वारा। अब देखिए पटना में 1921 में वहाबी आंदोलन चलाया गया और 1863 में इसका क्या किया गया? इसका दमन किया गया। ठीक है, और दमन किस प्रकार किया गया? किस अभियान द्वारा? अम्बेला अभियान द्वारा इसका दमन किया गया, अम्बेला अभियान के द्वारा। 1865 में पटना में वहाबियों पर राजद्रोह का मुकदमा चला। कब चला? तो पटना में वहाबियों का राजद्रोह पर मुकदमा कब चला? 1865 में। कब चला? 1865 में मुकदमा चला। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि वहाबी आंदोलन का दमन कब किया गया? तो 1863 में। उसके 2 साल बाद 1865 में पटना में वहाबियों के विरुद्ध क्या चला? राजद्रोह का मुकदमा चला। अब इस वहाबी आंदोलन से कितने लोगों को आजीवन कारागार हुआ? तो बिहार के अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम को आजीवन कारागार की सज़ा हुई। इनको काला पानी मतलब अंडमान निकोबार इनको भेज दिया गया। वहाबी आंदोलन में 4 खलीफा हुए। कौन हुए? 4 खलीफा हुए, जिसमें से क्या नाम था? विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। ये 4 खलीफा थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वहाबी आंदोलन में कितने खलीफा थे? तो वहाबी आंदोलन में कुल 4 खलीफा थे। वहाबी आंदोलन 1857 तक सक्रिय रहा। धीरे धीरे जो था वहाबी आंदोलन वो 1857 तक सक्रिय रहा और 1863 में इसका पूर्णतः दमन कर दिया गया। कब? 1863 में इसका पूर्णतः दमन कर दिया गया अम्बेला अभियान के द्वारा। इसके द्वारा? अम्बेला अभियान के द्वारा इसका पूर्णतः दमन कर दिया गया। अब अगला आपका हो जाएगा कोल विद्रोह। कौन है आपका अगला? कोल विद्रोह हो जाए। कोल विद्रोह 1931 ईस्वी में शुरुआत हुई। कोल विद्रोह की स्थापना कब हुई? कोल विद्रोह कब हुआ? तो 1831 में कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ? तो छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ। क्यों हुआ था? तो कोल विद्रोह होने का जो कारण था उसमें भूमि, जो उनकी भूमि थी, उनके मुखिया लोगों से लेकर के मुस्लिम और सिखों कृषकों को दे दी गई थी, इसीलिए कोल विद्रोह हुआ। ठीक है, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण आपका क्या है कि आदिवासियों की ज़मीन पर गैर आदिवासियों का अधिकार कर लिया जाना था। मतलब जो उनकी ज़मीन थी उसको लेकर के दूसरे लोगों में बांट दिया गया, इसलिए कोल विद्रोह हुआ। और कोल विद्रोह जो थे उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो उसके प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत सिंह राय और सुगी। बुद्धो भगत सिंह राय और सुगी इसके प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह में 800 से 1000 लोग मारे गए और यह विद्रोह जो था 1932 में अंग्रेजी सेना के समक्ष विद्रोहियों के समर्पण के साथ समाप्त हुआ। अगला आपका क्या है? अगला आपका संथाल विद्रोह है। क्या है अगला? अगला आपका संथाल विद्रोह है। तो संथाल विद्रोह का
संथाल विद्रोह आपका 1855 में प्रभावी हुआ और 1856 में इसका दमन कर दिया गया। इसका केंद्र क्या था? विद्रोह का केंद्र था भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक। तो संथाल विद्रोह का जो केंद्र था वो था आपका भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक। ठीक है, अगला क्या है? अगला है आपका कि इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह किसका? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने। 4 लोगों ने किया। किसने किया? किसने किया? सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव। चांद और भैरव ने इसका क्या किया? नेतृत्व किया। इस विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो इस विद्रोह का मूल कारण था अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था और साहूकारों एवं महाजनों द्वारा शोषण एवं अत्याचार। जो वहाँ के लोग थे या वहाँ के जो आदिवासी थे उनके ऊपर अंग्रेजों और वहाँ के जमींदार जो थे उनके द्वारा शोषण किया जाता था। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लगान वसूल किया जाता था, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। अगला क्या है? इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बाहरी लोगों को भगाना, विदेशियों का राज हमेशा के लिए समाप्त करना और न्याय व धर्म का राज्य स्थापित करना था। अगला क्या है? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया गया। किसका सहारा? सेना का सहारा लिए गए और सेना का नेतृत्व जो कर रहा था मेजर जनरल वरो जो था, वो सेना की टुकड़ियाँ भेजी थी। ठीक है, इसमें लगभग 15,000 संथाल मारे गए थे और सिद्धू और कान्हू को पकड़कर एक साथ गांव का गांव उजाड़ दिया गया था। तो आपका इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये विद्रोह कब हुआ? 1855 में। विद्रोह को दबाया कब गया? 1856 में। कब दबाया गया? 1856 में। इसका केंद्र क्या था? भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने इसका नेतृत्व किया था। ये आपका इसका मेन है। अब आपका बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व हुआ। तो 1857 की क्रांति बिहार में 12 जून 1857 की देवघर जिले में रोहिणी नामक स्थान से हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ 1857 की क्रांति बिहार में? तो 12 जून 1857 को। कब हुआ? 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। इसमें क्या हुआ? इस विद्रोह का मुख्यालय जो था वो 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। ठीक है, और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली और उसके सहायक सर्जन ग्रांड लेस्ली भी मारे गए। 2 लोग मारे गए। कौन? इसको नॉर्मल ले लिया गया और इसको ग्रांट में ले लिया गया। इन दोनों को क्या किया गया? इन दोनों को मार दिया गया। ठीक है, अगला क्या है? और इस निर्दयता को दबा देने के लिए 3 सैनिकों को, हमारे 3 सैनिक जो थे उनको फांसी पर लटका दिया गया। फिर मेन जो विद्रोह हुआ वो 3 जुलाई 1857 में पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली था। क्या था जिनका नाम? इनका नाम पीर अली था। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। कब? 3 जुलाई को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? संघर्ष किया। बिहार के कमिश्नर विलियम टेलर ने छपरा आरा, इसका विद्रोह कहाँ हुआ? कमिश्नर विलियम ने छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर, गया और मोतिहारी में इसको क्या किया? इस विद्रोह को दबा दिया, बलपूर्वक दबा दिया और 17 व्यक्तियों को उस समय फांसी दे दी गई। कितने लोगों को? 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। अब आपके आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं? कैप्टन डनवर। कौन थे? कैप्टन डनवर, जो आरा को मुक्त कराने के उद्देश्य से दानापुर आया था और संघर्ष में वो क्या हुआ? संघर्ष में उसको मार दिया गया, मतलब उसको टपका दिया गया। 2 अगस्त 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह एवं मेजर आयर की सेनाओं के बीच बीबीगंज के निकट भयंकर संघर्ष हुआ। इसमें कुंवर सिंह के नेतृत्व ने विद्रोहियों को आरा छोड़ना पड़ा। इसमें कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों को कहाँ पे छोड़ना पड़ा? आरा छोड़ना पड़ा। अब अगला क्या है? तो आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि पहला क्वेश्चन बनेगा कि कुंवर सिंह और किसके बीच युद्ध हुआ? तो कुंवर सिंह और मेजर आयर के बीच युद्ध हुआ। कहाँ पे युद्ध हुआ? बीबीगंज के निकट
युद्ध हुआ। ठीक है, अगला क्या है, 1857 में कुंवर सिंह ने रीवा में नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों को पराजित किया। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पराजित किया, आजमगढ़ में पराजित किया। बलिया उत्तर प्रदेश के समीप अंग्रेजों के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद जगदीशपुर की ओर लौटते हुए कुंवर सिंह को 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने बुरी तरह पराजित किया। कब पराजित किया, तो 23 अप्रैल को उनको पराजित किया गया। कब, 23 अप्रैल को किसने पराजित किया, कैप्टन ली ग्रांट की सेना ने पराजित किया, जिसमें से कुंवर सिंह क्या हो गए, युद्ध में घायल हो गए और 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी मृत्यु जो हुई 25 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई, उसके 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्या है, अगला आपका है कुंवर सिंह के बारे में है। तो कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो कुंवर सिंह का जन्म जो है 1780 ईस्वी में भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था। और इनका विवाह जो हुआ था, इनका विवाह कहाँ पे हुआ था, इनका विवाह जो हुआ था देवजुगा गया में हुआ था। इनके पूर्वज जो थे परमाल राजपूत थे। अगला क्या है, छपरा में 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो छपरा में 1857 का नेतृत्व किया था मोहम्मद हुसैन खान ने। तो आपका क्वेश्चन बनेगा छपरा में किसने नेतृत्व किया था, छपरा में मोहम्मद हुसैन खान ने इसका नेतृत्व किया था। तो आपका 1857 की क्रांति आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगला मुंडा विद्रोह हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। मुंडा विद्रोह का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ और ये एक मुंडा क्या है, मुंडा एक जनजाति है। मुंडा का मानना है कि भगवान ने लोगों की भलाई दुख के लिए, बिरसा का मानना है, बिरसा मुंडा उनके प्रमुख नेता थे, उनका मानना था कि भगवान ने लोगों की भलाई और उसके दुख दूर करने के लिए भेजा है। किसको भेजा है, बिरसा मुंडा को भेजा है। इसीलिए वो स्वयं को भगवान मानते थे। क्या मानते थे, वो अपने को स्वयं को भगवान मानते थे और अक्सर उनको धरती अब्बा के नाम से जाना जाता था। अब्बा मतलब आपको पता ही है, अब्बा मतलब पिता को अब्बा कहा जाता है। ठीक है, तो धरती अब्बा, इसीलिए धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से उनको जाना जाता था। अगला क्या है कि 1899 और 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। कहाँ पे हुई, छोटा नागपुर झारखंड में हुआ। इस विद्रोह को हम किस नाम से जानते हैं, इस विद्रोह को हम मुंडा उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मुंडा उलगुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह कब हुआ, 1899 या 1900 में यह विद्रोह हुआ। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कि फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिए गए। यहाँ पे रांची जेल में फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके सिंह भूमि में रांची जेल में डाल दिया गया और जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्या है कि आदिवासी के खिलाफ शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष का कारण ही 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आपका कब पारित हुआ, तो 1908 में आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आपका पारित हुआ। ठीक है, इसमें से आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों की भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित कर दिए गए। मतलब जो आदिवासी लोग थे उनकी भूमि अब किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। ये था 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। अगला आपका क्या है, अगला आपका बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन है। क्या है, बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन बिहार में। सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से बिहार में क्या हुआ, बिहार में बंग भंग आंदोलन हुआ। कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में राखी बंधन दिवस के रूप में इसे मनाया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। और ये बिहार में बंग भंग आंदोलन के नाम से हुआ। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, सचिन सान्याल ने इसकी प्रेरणा दी थी। अगला क्या है कि बिहार में तरुण स्वदेशी आंदोलन जो था, क्या था, तरुण स्वदेशी आंदोलन 1906 में बिहारी स्टूडेंट
कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। बिहार में तरुण स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर 1906 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। तो बिहारी कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? वो किया गया 1906 में किया गया। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। अगला क्या है? अगला आपका क्रांतिकारी आंदोलन और बिहार है। 1906-07 में बाबा जी ठाकुर ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। पटना में किसकी स्थापना की? रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा ठाकुर दास ने किया और उन्होंने अपने विचारों के लिए द मदरलैंड नामक पत्र का प्रकाशन भी किया। इसका इस पत्र का द मदरलैंड पत्र का प्रकाशन किया। अगला आपका है 30 अप्रैल 1908 को। कब? 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील जो थे प्रिंसले कैनेडी की गाड़ी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। कब फेंका? 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में फेंका गया। जिसमें से जो जज थे किंग्सफोर्ड वो तो नहीं थे, लेकिन उस गाड़ी पर उनकी पत्नी कैनेडी और उनकी पुत्री जो थी उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी वजह से प्रफुल्ल चंद चाकी जो थे उन्होंने 2 मई 1908 को आत्महत्या कर ली। ठीक है, और खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। और इस मुकदमे को जो है कालीदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। तो खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालीदास बसु जो थे खुदीराम बोस के वकील थे। अगला क्या है? अगला आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगला? अगला है आपका 1907 में शांति नारायण ने स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला। इसने 1907 में शांति नारायण ने स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला। इसमें मुजफ्फरपुर बम कांड का जिक्र था और इसीलिए शांति नारायण को लंबी कैद दे दिए गए, उनको भी जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अगला क्या है? अगला आपका है पृथक बिहार आंदोलन के बारे में। तो 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स नामक पत्रिका में बिहार के पृथक प्रांत की मांग की गई। इसका संपादक किसने किया था? बिहार टाइम्स का संपादक महेश नारायण ने किया था और इसके प्रमुख सहयोगी थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्या है? अगला है राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो पटना में बिहारी छात्र आंदोलन का सम्मेलन कब किया गया? 1906 में। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस गठित किया गया है। क्या गठित किया गया? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस गठित किया गया। अगला है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन प्रथम अधिवेशन जो हुआ था पटना पर 1908 में हुआ था और इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन को बिहार के बंगाल से पृथक करने में संगठित करने का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। अगला है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जो लगा था उस पर बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करने के नए प्रांत बनाने की घोषणा की गई। तब जाके बिहार को 1 अप्रैल 1912 में विधिवत स्थापित किया गया। ठीक है, अब आपका आ जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार। स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार में क्या है कि 1908 में नवाब सरफराज हुसैन की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता में नवाब सरफराज हुसैन की। बिहार प्रदेश कमेटी बिहार कांग्रेसी कमेटी का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम को बनाया गया। उसका कोषाध्यक्ष जो बनाया गया वो सच्चिदानंद सिन्हा को उसका कोषाध्यक्ष बनाया गया। जब इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था तो दूसरा अधिवेशन के समय बाबू दीप नारायण के प्रयत्नों से बिहार कांग्रेस कमेटी का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? भागलपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? भागलपुर में हुआ और सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 1909 में संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? 1909 में दूसरा अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसका प्रयास किसने किया था? बाबू दीप नारायण सिंह ने। अगला क्या है? 1912 में पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ। पटना में 1912 में कांग्रेस का 27वां आयोजन हुआ जिसके अध्यक्ष थे R.N. मधोलकर थे, जबकि इनके महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मजहरुल
हक थे। ठीक है, बिहार में मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा ने 1914 में ब्रिटिश कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश भेजे जाने पर शिष्टमंडल के सदस्य थे। 1914 में कांग्रेस को जब ब्रिटिश भेजा गया उस समय शिष्टमंडल के सदस्य कौन थे? तो आपके मजहरूल हक थे और सच्चिदानंद आपके सिन्हा थे। अगला क्या है? सर शंकर नायर द्वारा केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक 1916 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें से क्या हुआ? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो 1916 में क्या किया गया? पटना उच्च न्यायालय, और 1917 में क्या किया गया? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, अगला है 1918 में अंग्रेजी सरकार ने मुजफ्फरपुर में रत्नाकर प्रेस से मुद्रित माँ की पुकार और 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित खूनी कफन को क्या कर लिए गए? जब्त कर लिए गए। ठीक है, क्या कर लिए गए? जब्त कर लिए गए। तो दोस्तों ये आपका एक पार्ट, आपका आधुनिक बिहार का आपका एक पार्ट हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वैसे भी आधे घंटे आपके हो चुके हैं, तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यहीं से बने और आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके रहें और आपको समझ में आए, मतलब थ्योरी आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि उससे आपको क्वेश्चन बना के भी आपको उत्तर उसका बताया जाए, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप दबाएं, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा उस पर अपनी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना ना भूलें। और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अगला टॉपिक आपका कौन सा होगा, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स पर आप बता सकते हैं, इससे अगला वीडियो जो हमारा हो वो हम आपका कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लाएं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।